हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की संविधान सीरीज में फाइनेंस कमीशन के बारे में, यानी वित्त आयोग के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत ये हमारा दूसरा संवैधानिक संस्था है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। इसका पूरा डिटेल हम बात करते हैं कि भारत का जो संवैधानिक आयोग में वित्त आयोग है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली उसमें कुल कितने सदस्य का सिलेक्शन होता है, उनका वर्क बेसिकली क्या होता है, ठीक है, या उनके पद की जो गरिमा है वो कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए या भारत के संविधान के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कमीशन का संवैधानिक उपबंध कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 280 बात करता है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा जो भारत में टैक्स की वसूली होगी, उसका जो लेखा जोखा होगा उसका ये नियंत्रण करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इसे इंग्लिश में हम लोग फाइनेंस कमीशन कहते हैं, ठीक है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय से ये तात्पर्य है कि वित्त आयोग का गठन तो इसलिए किया गया है कि करों को यानी टैक्स को स्टेट और सेंटर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक फार्मूले के तहत, या सरकार को किसी टैक्स के लिए या किसी कर से संबंधित चीज के लिए सरकार से ये सिफारिश कर सकता है, बट सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए इसको हम अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। भारत सरकार अगर चाहे तो वित्त आयोग की सिफारिश को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, या उनके सिफारिश में, उनके रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन भी कर सकता है, या उसको पूरा चेंज भी कर सकता है। इसीलिए फाइनेंस कमीशन को हम लोग अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। तो यहाँ से भी एक सवाल बनेगा कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग अर्ध न्यायिक निकाय कहलाता है। तो आप याद रखेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्ष के लिए भारत सरकार के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। हर 5 साल के लिए भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चाहे वो 5 साल से पहले भी कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी वित्त आयोग का कार्यकाल पूरा हो उसके बाद ही इसका गठन किया जाएगा। किसी का कार्यकाल चल रहा है उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन कर दिया जाता है। और वित्त आयोग का जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति की ये शक्तियां नहीं है। भारत का राष्ट्रपति भी कहीं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर ये गठन करता है, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति, आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति को संविधान की संवैधानिक शक्तियां मिली हुई है। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास में है, ठीक है। अगर हम बात करें वित्त आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी संरचना के बारे में, कि फाइनेंस कमीशन में बेसिकली कितने लोग रहते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं या कितने सदस्य होते हैं, तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 कुल सदस्य हैं जिसमें एक हेड होता है, अध्यक्ष होता है, और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति इन 5 सदस्य की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर। ये भारत की राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से ये नहीं करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर करता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट है नोट में कि भारत के जो संवैधानिक संस्था वित्त आयोग है इसका बेसिकली कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए, कार्यकाल तो वैसे 5 साल के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, इसको राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। प्रेसिडेंट तय करता है कि किसी भी वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल या वित्त आयोग के सदस्यों का जो गठन है वो कितने दिनों के लिए या कितने साल के लिए किया जाएगा। हालांकि 5 साल के लिए इनका गठन किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। बहुत सी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, लेकिन फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, मतलब ये फिर से वित्त आयोग का सदस्य बन सकते हैं। योग्यता की बात करें तो योग्यता और चयन कि किस प्रोसीजर से हम इनका सिलेक्शन करेंगे, या वित्त आयोग का सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन संसद विधि बना करके इसको तय करता है कि किस व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य होना चाहिए। आज के समय में वित्त आयोग के सदस्य में अध्यक्ष की कुछ पॉइंट है कि अध्यक्ष अगर आपको बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या जो सदस्य हैं, जो 4 सदस्य होते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष की। अध्यक्ष संवैधानिक मामलों का अनुभवी होनी चाहिए, मतलब कि संविधान से संबंधित मामलों का अनुभवी हो, उस थोड़ा सा ज्ञान हो। हालांकि एक इसको मतलब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि किस व्यक्ति को हम संवैधानिक अनुभवी का ज्ञाता मानेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष पद के लिए संवैधानिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो बच्चे 4 सदस्य हैं उनमें से ये 4 क्वालिफिकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, या तो वो हो, और नहीं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने का योग्य व्यक्ति। मतलब सीधी सी बात ये है बच्चों कि या तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्य व्यक्ति। ठीक है, बनने की योग्य व्यक्ति। नेक्स्ट है लेखा एवं वित्त मामलों का ज्ञाता हो। लेखा एवं वित्त मामलों का ज्ञाता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कि जो भारत में जो लेखा समिति है, जो भारत में टैक्स की वसूली करके जिसका लेखा जोखा किया जाता है, तो उसका ज्ञाता हो। ठीक है, थर्ड है प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभवी हो। जैसे आईएएस ऑफिसर हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, आगे जो रिटायरमेंट होकर के या प्रमोशन के साथ इन्हीं व्यक्तियों को, या कोई फॉरेन ऑफिसर हो सकता है, आईएफएस हो सकता है। ठीक है, ये जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं बेसिकली यही वित्त आयोग के हेड या 4 सदस्य में आते हैं। ठीक है, लास्ट है अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नज़र में अर्थशास्त्र का अगर कोई विशेष ज्ञाता है तो वह फाइनेंस मिनिस्टर का सदस्य बन सकता है, फाइनेंस कमीशन का सदस्य बन सकता है। राइट, ये रहा बच्चों योग्यता। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये है कि वित्त आयोग जब 5 साल के लिए कार्य प्रणाली में आता है, मान लेते हैं कि 2022 चल रहा है, अब 2022 में अगर किसी वित्त आयोग का गठन होगा तो 2027 तक वो वर्क करेगा। ठीक है, एज ए फाइनेंस कमीशन के तौर पे। इसमें क्या होगा कि वह भारत में जो टैक्स की वसूली है उसका लेखा जोखा एक गणितीय विवेचन करेगा, मतलब एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होगी कि मतलब किस प्रकार भारत में जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है उसको कहाँ कहाँ किस तरह से निवेश करना है। उस प्रकार से हर साल भारत सरकार को राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही वित्त आयोग का गठन किया है। राष्ट्रपति साहब इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं में इस रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद या कहें तो भारत सरकार अगर इस रिपोर्ट से संतुष्ट होती है तो उस रिपोर्ट को बिना कुछ बदलाव किए उसको अप्लाई कर देती है बेसिकली। ठीक है, और अगर भारत सरकार चाहे तो उस रिपोर्ट में कुछ बदलाव भी कर सकती है, उस सिफारिश में कुछ चेंजेस भी कर सकती है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के विचार पे छोड़ दिया जाता है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सलाहकारी भूमिका
वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की सलाहकारी भूमिका, इनकी प्रकृति क्या होती है? सलाहकारी होती है। मतलब ये है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति के थ्रू सरकार को कुछ सलाह दे सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार इनके सलाह को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सरकार चाहे तो इनकी बातों को सीधे तौर से खारिज भी कर सकती है। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा भारत सरकार पे। और ये जो बात है कि भारत सरकार वित्त आयोग की सलाह को मान सकता है या नहीं मान सकता है, क्या ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? तो जी ऐसा नहीं लिखा है। भारत के संविधान में ये प्रोविजन मेंशन नहीं है। ये संसद के विधि द्वारा ये तय किया जाता है। अगर ये ऐसा रहता तो जरूर किसी आर्टिकल, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये बात मेंशन होता कि भारत सरकार सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि वित्त आयोग किसी सब्जेक्ट पे भारत सरकार को राष्ट्रपति के सिरे से एक संदेश देगी, सलाह देगी। भारत सरकार चाहेगी उस सलाह को मान सकता है या तो खारिज भी कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के वर्क के बारे में, यानी कार्य के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, पहला कार्य है संघ एवं राज्य के मध्य करों का वितरण। बेसिकली टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइनेंस कमीशन कि भारत के किस राज्य को कितना टैक्स दिया जाएगा, भारत के किस राज्य को कितना टैक्स दिया जाएगा। ये बेसिकली राष्ट्रपति के थ्रू भारत सरकार को सलाह देता है। भारत सरकार के ऊपर ये बात मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। ठीक है, तो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है स्टेट और सेंटर में। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता। अगर किसी राज्य को पैसों की जरूरत है तो भारत की संचित निधि से उसे देना है, तो ये राज्य वित्त आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखेगा और राज्य की सहायता फाइनेंस कमीशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य संचित निधि से नगर पालिका व नगर पंचायत के लिए अनुपूर्ति। हर राज्य का अपना एक राज्य वित्त आयोग भी होता है जो राज्यों के अंदर वसूली हुए टैक्स को, पैसे का लेखा जोखा करता है और राज्यपाल को रिपोर्ट वो सौंपता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष उस रिपोर्ट को रखते हैं। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही, सेंटर की तरह ही ये वर्क करता है। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है वो क्या करता है, नगर पालिका और पंचायत के लिए राज्य की संचित निधि से उसे कितना पैसा देना चाहिए, ये क्या करता है, ये कार्य करता है। कौन सिफारिश करता है? फाइनेंस कमीशन कि राज्य के अंदर नगर पंचायत और नगर पालिका को कितने पैसे राज्य की संचित निधि से दिए जाएं। आपने सुना होगा कि इस गांव में इस काम के लिए इतने पैसे आए हैं, तो बेसिकली ये कहाँ से आता है? राज्य संचित निधि से आता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट विषय। बेसिकली राष्ट्रपति को ये सलाह देता है कि वित्त यानी टैक्स को, यानी पैसे को फाइनेंशियली किस तरह से यूज किया जाए जिससे कि देश का क्या हो, हित हो। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। बाकी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनकी भूमिका, इनकी सलाहकारी भूमिका जो प्रकृति है वह सलाहकारी है। ये थोप नहीं सकते हैं भारत सरकार पे। भारत सरकार इनको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो सरकार इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।